नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारी उलटफेर हुआ है। यानी जो ईरान का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ईरान के मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो उससे ड्रॉ करके बनाया जाता है। उसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी होते हैं, जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस है ईरान का उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, और भी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, जो चीफ जस्टिस हैं, ये तमाम लोग होते हैं। कोई भी डिसीजन जो ईरानियन नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है वो वोटिंग से होता है, और उसमें मेजॉरिटी जो वोट डालती है उसी से वो फैसला लिया जाता है। ये कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ईरान में कि सुप्रीम लीडर ने कह दिया तो वो हो गया। इस तरह से होता नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, चेक एंड बैलेंसेस उसमें बने होते हैं। तो पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही थी अलग अलग जगहों पे, वेस्टर्न प्रेस में भी और जो इस इलाके के जो प्रेस हैं उसमें भी, कि एक तफरका जो है वो प्रेसिडेंट पजेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी के दरमियान आ गया है, और पजेश्कियान जो है इस्तीफ़ा देने वाले हैं। हालांकि इस तरह की कोई डेवलपमेंट जो है वो हुई नहीं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मोहसिन रज़ाई हैं, जो एक ज़माने में हेड होते थे IRGC के, उनको मुस्तफा खामनी ने अपना सेकंड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। याद रहे कि इससे पहले सईद जलीली ऑलरेडी उनके एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद हैं, और सईद जलीली आपको याद होगा न्यूक्लियर नेगोशिएटर रहे हैं, हार्डलाइनर हैं, जाहिर है। मोहसिन रज़ाई जो हैं वो जाहिर है कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो भी IRGC से, IRGC में बहुत साल उन्होंने काम किया है, उसके हेड भी रहे हैं, और IRGC का जो इंटेलिजेंस विंग है उसके भी एक ज़माने में वो हेड रह चुके हैं। तो आइडिया ये है कि जलीली वो डिप्लोमेटिक जो एरिना है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं मुस्तफा खामनी को, और अब मोहसिन रज़ाई को भेजा गया है कि वो जो मिलिट्री एस्पेक्ट है उसको वो डील करे। तो जाहिर है कि जैसे ही उनको भेजा गया तो अच्छा, और उनको हेड भी बनाया गया। तो बाकर ज़ुल्क़द्र जो इससे पहले इसके हेड थे, उनको जो है विड्रॉ कर लिया गया है, वो वहाँ से अब हटा दिए गए हैं। ही इज़ नो मोर द हेड ऑफ द सुप्रीम काउंसिल, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी अब नहीं है फ़िलहाल। इसको लेके कई सारी चीज़ें हैं जो ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं। तो मामला ये है कि अगर आपने पिछले 7-8 महीनों का जो पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट है वो देखा होगा, तो आपको याद ही होगा कि अली खामनेई की हत्या के बाद, यानी 28 फरवरी को जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद मोस्टली जो स्ट्रक्चर रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, वो स्ट्रक्चर यही है कि उनके यानी रिप्रेजेंटेटिव ही इसमें रहें, उनके अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटीज़ हैं वो इसमें रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं रहे, जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं वहाँ भी आप देखेंगे। यानी मुस्तफा खामनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनकी छाप ईरान के पॉलिटिक्स पे फिल वक्त नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसको चेंज कर रहे हैं। इमीडिएट चेंजेस दो रीजन से नहीं हुए। एक तो जाहिर है कि वॉर के दरमियान में मेजर चेंजेस जो हैं वो ठीक नहीं है, वो डिस्टेबलाइज करता है सिचुएशन को। और दूसरा ये भी है कि कई ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें कि वो जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे। वो जल्दीबाजी इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि उस चक्कर में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो उस पोस्ट के लिए मुफीद ना हो, इनकॉम्पिटेंट आ गया तो वॉर के वक्त में ये और नए मसाइल खड़े कर सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अभी जो हेड हैं वो भी एक तरीके से एंट्रिम हैं, वो परमानेंट अपॉइंटीज़ नहीं हैं, और अभी उसकी भी अपॉइंटमेंट होनी है।
हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें जिनकी भी अपॉइंटमेंट होगी, जिन लोगों की, वो इमीडिएटली शायद उनका अनाउंसमेंट ना हो, क्योंकि इट इज़ लाइक पुटिंग बुल्स-आई ऑन समबडीज बैक। वो निशाना जो है वो बना लिए जाएंगे। हो सकता है कि अपॉइंटमेंट हो गई हो, हमें पता ना हो, क्योंकि उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हुई हो, पर अपॉइंटमेंट वगैरह उन दोनों पोस्ट पे हो गई हो। जो चीज़ अब यहाँ पे एक और नज़र आ रही है वो ये है कि जो मीटिंग हुई है पजेश्कियान की मुस्तफा खामनी के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पजेश्कियान ने की, उसकी कुछ फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अव्वल तो ये है कि पजेश्कियान अडिग हैं उस चीज़ पे कि ये निगोशिएशन तो हम करेंगे, यानी वो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप बार बार निगोशिएशन करने क्यों चले जाते हैं, उसका पुशबैक उन्होंने किया है, उसको डिफेंड किया है निगोशिएशन के प्रोसेस को। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्जन जो है वो हम पे असर उसका नहीं होगा, वो चीज़ वहाँ वो बार बार कहते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसमें दिखी है वो ये है कि इन अपॉइंटमेंट्स को लेके लोग कह रहे थे कि भाई मोहसिन रज़ाई का अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ वो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनकी अप्रूवल जो है ये मिल गई है, तो जाहिर है कि इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। ये कहना कि हार्डलाइन एलिमेंट जो हैं अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी मेजॉरिटी है, ये बात सही है। वो लेकिन मेजॉरिटी तभी थी जब लड़ाई शुरू हो गई थी। जाहिर है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी कि लड़ाई होगी, तो जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर मिलिट्री वालों की बर्तरी आपको हमेशा नज़र आएगी, और वो बर्तरी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये और अभी सस्टेन होगा, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। देखें, एक चीज़ जो पजेश्कियान के इंटरव्यू में नज़र आई वो ये कि वो मिलिट्री डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं है। उनको पता है कि मिलिटरीली यूएस को जो है वो डेटर कर चुका है ईरान, और अगर वो एक्सकेलेट करता भी है तो यूएस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन जो सिविलियन मामला है, यानी जो इन्फ्लेशन का मामला है और जो सैंक्शन वाला मामला है, उसको लेके वो बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसको ध्यान जो है देना होगा। एक चीज़ जो अभी नज़र आ रही है अमेरिका के पॉलिसी में, और ट्रंप ने खुद भी ये इंटरव्यू में एडमिट किया कि वो बहुत ज़्यादा अब परेशान नहीं है इस लड़ाई को लेके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना कोई डील किए हुए ही निकल जाए। अगर बिना डील किए हुए निकल जाए तो वो सिचुएशन क्या होगी? क्या ब्लॉकेड लगा रहेगा? तो क्या अमेरिका को ये लगता है कि ये जो मार्केट को जिस तरह से भी उसने यानी मार्केट में एक तरीके से इंटरवीन करके अगर वो पेट्रोल के प्राइस जो है वो 4.02 पर रखता है डॉलर पर बैरल, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप कैन लिव विथ इट। उनको ये लगता है कि इतना मेरा काम चल जाएगा, इससे हम चुनाव नहीं हारेंगे। और अगर हम प्रेशर ईरान पे बनाए रहें, तो चूंकि ईरान के पास पैसे नहीं हैं और ईरान पे इन्फ्लेशन 66% चल रहा है, तो हम वी कैन टर्न द टेबल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इसमें कोई जो है मेरिट नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि अगर ये स्लो अभी जो मोमेंटम है कि जिसमें कि हॉर्मुज़ बंद भी है, थोड़े बहुत तेल निकल रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो अमेरिका लगाए रहेगा इस ब्लॉकेड को। तो अब क्या ऑप्शन है ईरान के पास? ईरान के पास ऑप्शन ये है कि वो इसको एक्सकेलेट करे, यानी अब वो ब्लॉकेड को ही वॉर माने और अमेरिकी शिप्स जो ब्लॉकेड कर रहे हैं उस पर हमला करना शुरू करे, यानी वो फोर्स करे हैंड अमेरिका का कि या तो तुम एक्सकेलेट करो, या वॉर यानी वॉर करके तुम एक्सकेलेट करो, और या हम इसको तोड़ेंगे, यानी ये हम बॉइलिंग द फ्रॉग अपने ऊपर नहीं होने देंगे। ये अब एक जिसको आप कह सकते हैं कंसेंसस उभर के आ रहा है ईरान के जो मिलिट्री माइंड्स हैं उसके दरमियान में। ऐसे सूरत हाल में बाकर जुल खद्र, ऐसा नहीं है कि कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, जाहिर है कि वो उनका भी IRGC का बैकग्राउंड है, लेकिन उस हिसाब से मोहसिन रज़ाई का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और हमें ये उम्मीद है कि हम आइंदा दिन और हफ्तों में देखेंगे
कि ईरान एक्सकेलेट करेगा, यानी और जो अमेरिकी शिप्स जिन टैंकर्स को और जिन सुपर टैंकर्स को वो एक्सकॉर्ट करके ले जा रहे हैं उस पर और हमले होंगे। आज फिर हमला हुआ है। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के वक्त, ऑलरेडी एक हमला आज फिर से उस वहाँ पे हुआ है। तो अब ये देखना है कि इसको किस तरह से फर्दर एक्सकेलेट किया जाता है। जाहिर है कि मोहसिन रज़ाई, सईद जलीली, ये अगर ये डायरेक्शन अगर आता है ऊपर से तो ये ऑब्वियसली ये तैयार होंगे बातचीत के लिए, लेकिन ये एक्सकेलेट करने से नहीं डरते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस में बिलीव करते हैं, और इनका ये मानना है कि अमेरिका से अगर आपको अमेरिका को डिटर करना है तो आपको उन पे हावी होना पड़ेगा। एस्केलेशन डोमिनेंस आपका होना होगा। आप डिसाइड करेंगे कि एक्सकेलेट करना है कि नहीं करना है। आप थिएटर डिसाइड करेंगे कि किस थिएटर में एक्सकेलेट करना है, नहीं करना। आप डिसाइड करेंगे कि हॉरिजॉन्टली इसको एक्सकेलेट करना है, हॉरिजॉन्टली इसको एक्सकेलेट करना है या वर्टिकली उसको एक्सकेलेट करना है। ये सारी डिसीजंस जो हैं वो अगर आप सईद जलीली की बात सुने, अगर आप मोहसिन रज़ाई वगैरह के इंटरव्यू वगैरह सुने, तो इनसे आपको समझ में आएगा कि ये लोग इसको प्रेफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बाकर कालिबाफ को सुने, वो बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। ऑब्वियसली अली लड़जानी वाला उनका वो है कि भाई नहीं, बातचीत को तरजीह दी जाए और इस तरह की चीज़ें। तो एक जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल में एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि वो बैलेंस आउट करने की भी कोशिश की गई है कि जिधर पजेश्कियान, बाकर कालिबाफ और ये सब एक तरफ एक तरीके के लोग हैं, तो उनको मोहसिन रज़ाई और सईद जलीली से बैलेंस किया जाए। जो बैलेंसिंग ये जुल्क़द्र से चाह रहे थे वो ये बैलेंसिंग नहीं अचीव कर पाए, वॉट एवर इज़ द रीज़न। याद रहे कि जुल्क़द्र की अपॉइंटमेंट जो है इमीडिएट की गई थी, यानी वो उनका जो अपॉइंटमेंट वॉर के लिहाज से ज़रूरी था। अब जब वॉर डिप्लोमेटिक एरिना में शिफ्ट हो गई है तो उनको उनके एक्सपीरियंस इस काम के हैं नहीं हैं, ये डिसीजन मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने बनाया है कि भाई उनके नहीं, एक्सपीरियंस उनकी जो है वो नहीं है कि वो नॉन वॉर सिचुएशन में इसको डील कर सके, और वहाँ पे वो मोहसिन रज़ाई और सईद जलीली पे उनका ज़्यादा एतमाद दिख रहा है। साथ ही साथ जो ये ट्राइपार्टाइट डील हुई है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की, उसको लेके जो वॉइसेस ईरान से आ रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक दो एमपी प्राइवेट लेवल पे इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं और ये, लेकिन अगर आप ऑफिशियल देखें तो चाहे वो पजेश्कियान हो, चाहे वो अली अकबर विलायती हो जो मुस्तफ़ा ख़ामनेई के फादर के एडवाइज़र थे, पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, भारत के साथ बड़े उनके अंतरंग संबंध रहे हैं, और उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, इन सब के बयान जो हैं वो जो आए हैं, रद्द-ए-अमल इनफैक्ट जो आया है इस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पर्टिकुलर लाइन जो ईरानियन एलिट्स ले रहे हैं इस पे, वो एक है कि पहला तो ये वो मान रहे हैं कि इसको कि ये ड्रॉ डाउन ऑफ अमेरिका है फ्रॉम द रीजन से अमेरिका जो है वो ड्रॉ डाउन कर रहा है, और उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की डील्स जो हैं और देखी जाएगी। दूसरा इंटरप्रिटेशन उनका ये है कि एसेंशियली ये अलाइंसेस इजराइल के अगेंस्ट में हैं, और इजराइल के जो इमर्जिंग अलाइंसेस यूएई वगैरह के, बहरीन वगैरह के साथ, उसके अगेंस्ट में है कि उनको डेटर किया जा सके। हालांकि उसमें एक मसला ये है कि ये अलाइंस तब मुकम्मल होगी जब इसमें इजिप्ट शामिल हो जाएगा, क्योंकि इजिप्ट अगर शामिल हो गया तो फिर ये अलाइंस जो है वो इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा ये अलाइंस बन सकता है। लेकिन जब तक इजिप्ट उसमें शामिल ना हो तब तक इसकी अपनी वैल्यू तो है, ये डिटरेंस तो है, लेकिन यानी इसमें एक कमी जिसको कही जाएगी इजिप्ट का अभी तक ना शामिल होना। लेकिन ये भी एडमिट कर रहे हैं ईरानियन ये कि हाँ, ईरान का जो ये यहाँ पे जो उसकी अभी मिलिट्री पोस्चरिंग बढ़ी है और वो एक रीजनल पावर की तरह से उभरा है, वो भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है। लेकिन कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी ईरानियन एलिट इसका विरोध नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर मरांडी या उस तरह के कोई एमपी, दोज इन द पोजीशन ऑफ पावर, वो इसको इस तरह से नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट पजेश्कियान का आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा
तो उन्होंने स्पेशली स्ट्रेस किया है कि पाकिस्तान के साथ जो अच्छे संबंध बने हैं उस पे और तुर्की के साथ जो अच्छे संबंध रहे हैं उस पे बार बार उन्होंने स्ट्रेस किया है। और एनेक्साइटी कहीं भी, इवन इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस, तो इवन इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस वो एनेक्साइटी नज़र नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें यानी एक कंफर्टेबल अपने स्किन में नज़र आ रहे हैं इस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट को लेके। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान अब फर्दर एक्सकेलेट करेगा अपने चूज़ किए हुए वक्त पे, अपने चूज़ किए हुए थिएटर पे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।